हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो कि एक आइडियल बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले एक बहुत बेसिक बात करते हैं कि कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर आपको एक पर्टिकुलर कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि उस मैटर में, उस बॉडी में जब व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो वो उस पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि फोटोन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी। किसी एक पर्टिकुलर कलर का एक फ्रीक्वेंसी होता है, उस फोटोन को, उस रेडिएशन को जब वो बॉडी रिफ्लेक्ट करता है तो हम लोगों के रेटिना में आकर के वो एक इमेज क्रिएट करता है और हम लोगों को वो बॉडी उस पर्टिकुलर कलर का दिखता है, जिस कलर को, जिस फ्रीक्वेंसी को, जिस रेडिएशन को वो बॉडी रिफ्लेक्ट करता है। तो कोई भी बॉडी अगर मान लीजिए आप लोगों को ब्लैक कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो बॉडी विजिबल रेडिएशन को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि विजिबल पार्ट में किसी भी फ्रीक्वेंसी को वो बॉडी रिफ्लेक्ट नहीं किया है। तो ये आप लोग क्लियर होना चाहिए कि आपको कोई भी बॉडी ब्लैक कलर का कब दिखता है। तो कोई भी एक बॉडी जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उस पे अगर हम एक रेडिएशन फेंके तो वो विजिबल पार्ट जो होता है, विब्ग्योर वाला पार्ट, यानी कि फ्रीक्वेंसी का रेंज शायद आप लोगों को याद होगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज से लेकर के 7.5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। बात करें वेवलेंथ का तो 750 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक, इसके बीच का अगर वो सारा फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें से किसी भी फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो वो बॉडी हम लोगों को ब्लैक कलर में दिखता है, क्योंकि वो विजिबल के सारे पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, जो बॉडी आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो एक ब्लैक बॉडी हो। जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉडी, उसका डिफिनेशन कुछ ऐसा है कि एक आइडियल बॉडी जो कि सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर पाए, उसको हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी। कोई एक बॉडी, कोई एक मैटर जो कि सारे रेडिएशंस को, रेडिएशंस ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, यानी कि वो अल्ट्रावायलेट को भी एब्जॉर्ब कर ले, वो इंफ्रारेड को भी एब्जॉर्ब कर ले, वो एक्सरेज को भी एब्जॉर्ब कर ले, वो माइक्रोवेव को भी एब्जॉर्ब कर ले, जितना भी रेडिएशंस होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, अगर कोई बॉडी सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं आइडियल बॉडी और ब्लैक बॉडी। जो बॉडी हम लोगों को काला दिखता है वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो विजिबल पार्ट के सारे फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो ब्लैक बॉडी ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब कर ले रहा हो और इंफ्रारेड को नहीं कर पा रहा हो, या माइक्रोवेव्स को रिफ्लेक्ट कर ले रहा हो, एक्सरेज को रिफ्लेक्ट कर दे रहा हो। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो बॉडी हम लोगों को ब्लैक बॉडी दिख रहा है, ब्लैक कलर में दिख रहा है, वो आइडियली ब्लैक बॉडी के अगल बगल भी नहीं हो, क्योंकि एग्जैक्टली ब्लैक बॉडी, एक आइडियल ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं, जो कि सिर्फ विजिबल रेडिएशन ही नहीं, बाकी जितना भी रेडिएशंस होता है, बाकी जितना भी फ्रीक्वेंसीज होता है, सबको आइडियली एब्जॉर्ब कर ले। सच बॉडी आर कॉल्ड आइडियल बॉडी और ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं। तो ब्लैक बॉडी उसको कहते हैं जो कि रेडिएशंस ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज जिसमें इंसिडेंट अगर किया जाए तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। अब ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी दैट कैन एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, एक ब्लैक बॉडी को एक सिंपल फिजिकल इंटरप्रिटेशन से समझाया जाता है, जनरलाइज किया जाता है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा क्यूब है जिसमें एक छोटा सा होल किया हुआ है, जिसके थ्रू कोई रेडिएशन या लाइट अंदर आ सकता है, इंटर कर सकता है। तो जैसे ही वो उस लाइट, वो उस बॉडी के अंदर, वो उस क्यूब के अंदर इंटर कर जाएगा, क्योंकि वो होल बहुत छोटा सा है, तो अंदर में वो लाइट एक वॉल से दूसरे वॉल के तरफ, एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री की तरफ रिफ्लेक्ट होता रहेगा, लेकिन वो वापस उस होल से बाहर निकल जाए, इसका प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, बिकॉज वो बिल्कुल छोटा सा होल था जिसके थ्रू वो लाइट अंदर तो चला गया, और क्यूब बहुत बड़ा है तो वो लाइट अंदर में एक दीवार से दूसरी दीवार में रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक ब्राउनियन मोशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो लाइट, वो फोटोन उसी होल से वापस निकल जाए, इसका चांस बहुत कम है। तो वैसे कंडीशन को हम आइडियलाइज कर सकते हैं एज ब्लैक बॉडी, जिसमें कि रेडिएशन इंसिडेंट तो हुआ लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के उससे बाहर निकल जाए, इसका चांसेस नेग्लिजिबल है। आप लोगों को बता दें
कि आइडियल बॉडी यानी कि ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हां, ऐसा बोला जाता है कि कार्बन ब्लैक या ग्राफाइट इसका कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक बॉडी से मिलता जुलता है, यानी कि लगभग रेडिएशंस को ये मैटर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन एक आइडियल ब्लैक बॉडी जो कि सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं कि क्या ब्लैक बॉडी से कोई भी रेडिएशन इमिट होता है। अभी तक हम लोग क्या बात किए कि एक पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी, अगर आपके पास एक आइडियल ब्लैक बॉडी आपके पास है तो उससे कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं होता है, यानी कि उस पे इंसिडेंट किया जाने वाला हर रेडिएशन को वो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या उस ब्लैक बॉडी से खुद से कोई रेडिएशन इमिट हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। ब्लैक बॉडी से रेडिएशन इमिट होता है ड्यू टू टेम्परेचर। मैटर कोई भी हो, अगर आप उसको हीट करेंगे, इनफैक्ट बहुत हीट करने का जरूरत भी नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर के टेम्परेचर पे सारा बॉडी कोई ना कोई रेडिएशन जरूर इमिट करता है। लेकिन हम लोग पर्टिकुलरली ब्लैक बॉडी का पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लैक बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन सिर्फ इमिटेड रेडिएशन होगा, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन नहीं होगा। अगर कोई बॉडी जो कि ब्लैक बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक से बहुत दूर है, उससे निकलने वाला रेडिएशन इमिटेड रेडिएशन भी हो सकता है जो कि टेम्परेचर की वजह से निकल रहा है, या फिर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन भी हो सकता है कि उस पे कोई रेडिएशन को इंसिडेंट किया गया और वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो हम लोग को डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि टेम्परेचर के वजह से कौन सा रेडिएशन निकल रहा है। तो इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं एक आइडियल ब्लैक बॉडी का, यानी कि ब्लैक बॉडी से जो भी रेडिएशन निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इमिटेड रेडिएशन है जो कि टेम्परेचर के वजह से निकल रहा है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेडिएशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक आइडियल ब्लैक बॉडी को गर्म करना चालू करते हैं, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उसमें से कंटिन्यूअसली रेडिएशंस निकल रहा होता है। उसका जो वेरिएशन होता है उसके रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी का या वेवलेंथ का, उसको आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। इस ग्राफ में पहले आप ये ब्लू वाला जो पार्ट है इसको अच्छे से समझो। ये है टेम्परेचर T1 पर। टेम्परेचर T1 पर ये y एक्सिस में इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी आप लोगों को पता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम को कहते हैं, और x एक्सिस में है वेवलेंथ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है उस बॉडी से, उसका जो रेडिएशन निकल रहा है उस बॉडी से, उसका वेवलेंथ क्या है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये ब्लू वाले कर्व में टेम्परेचर T1 फिक्स्ड है। से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आप मान लीजिए हम लोग मानते हैं 400 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर T1 इससे फॉर एग्जांपल 400 डिग्री सेल्सियस, जिसपे उस ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस निकल रहा है, और उस रेडिएशन के इंटेंसिटी और वेवलेंथ को कैलकुलेट करके जब प्लॉट किया गया तो मान लीजिए ऐसा कर्व आया। अब इस कर्व को देखिए, यहां आपको कुछ समझ में आएगा कि एक रेंज है वेवलेंथ का जिसपे इंटेंसिटी बहुत हाई है, यानी कि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इमिट हो रहा है वो काफी ज्यादा है, उसका इंटेंसिटी बहुत हाई है। ध्यान ये रखना कि जिस रेडिएशन का इंटेंसिटी ज्यादा होता है हम लोगों को वहीं डिटेक्ट किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए हम बात करें कि इस वेवलेंथ में इंटेंसिटी बहुत कम है, यानी कि इस वेवलेंथ का रेडिएशन का जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो तो बहुत कम है, वो इतना कम फोटोन होगा कि हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। यानी हम लोग सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं किस रीजन में, हम लोग कंसंट्रेट करते हैं उस रीजन में जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, यानी कि उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फोटोन सबसे ज्यादा हो, ताकि हम लोगों को वो कलर डिटेक्ट हो पाए, उस रेडिएशन को हम लोग पहचान पाए कि वो रेडिएशन कौन सा है। तो टेम्परेचर T1 जिसको हम लोग माने हैं लगभग 400 डिग्री सेल्सियस, उस पर इस रेंज का जो वेवलेंथ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत ज्यादा है। और आप देखिए जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज किए, टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम T1 टू T2, ऊपर हम लिख दिए हैं T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि T2 हायर टेम्परेचर है। वैसे ही क्या हुआ कि जो हाई इंटेंसिटी वाला रेडिएशन है, जिस रेडिएशन का इंटेंसिटी ज्यादा है, पहली बात तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मैक्सिमा है ये ऊपर चला गया है, यानी कि इंटेंसिटी ज्यादा हो गया है, ज्यादा फोटोन इमिट हो रहा है उस ब्लैक बॉडी से, तो ज्यादा फोटोन की वजह से हम लोग को डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। और दूसरा बात,
कि वो जो हाई इंटेंसिटी वाला रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कम हुआ है। वेवलेंथ कम होने का मतलब उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ है, विच मींस अगर पहले उस ब्लैक बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रहा था तो टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद विजिबल निकलेगा, टेम्परेचर को अगर हम और बढ़ा देंगे तो अल्ट्रावायलेट निकलेगा। यह बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि टेम्परेचर T1 और T2 में T2 इज ग्रेटर देन T1, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इस जगह पे आपको दो प्रॉपर्टी दिख रहा होगा। एक तो जो हाई इंटेंसिटी वाला रीजन है वो ऊंचा हो गया है, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि इमिट हो रहा है वो ज्यादा इमिट हो रहा है टेम्परेचर के बढ़ाने पे, तो आपको कलर डिटेक्शन आसान हो जाएगा। और दूसरा बात, टेम्परेचर के बढ़ाने पे जो हाई इंटेंसिटी वाला रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है, उसका वेवलेंथ कम हो रहा है। वेवलेंथ कम होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो आपका रेडिएशन मूव करेगा फ्रॉम इंफ्रारेड टू विजिबल, विजिबल टू अल्ट्रावायलेट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ कर्व है। इसके रिस्पेक्ट में एग्जाम में सवाल आपसे पूछ सकता है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ, वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ टेम्परेचर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये वाला बात आप ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, उसका वेवलेंथ घट जाता है और इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ जाता है, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि इस ब्लैक बॉडी से इमिट हो रहा होगा उसका संख्या, फोटोन का संख्या वो इंक्रीज कर जाएगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखिए कि ये टेम्परेचर को हम लोग माने थे 400 डिग्री सेल्सियस। एक ऐसे डेटा आप लोगों को बताते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस के पहले यानी कि उससे कम टेम्परेचर पर जो हाई इंटेंसिटी रेडिएशन एक ब्लैक बॉडी इमिट करता है वो विजिबल नहीं होता है, बल्कि वो इंफ्रारेड रीजन में होता है। यानी कि आप अगर बोलेंगे सर रूम टेम्परेचर पे वो ब्लैक बॉडी जिस रेडिएशन को इमिट कर रहा होगा वो किस रीजन में होगा, तो वो होता है इंफ्रारेड रीजन में। यानी कि हम लोगों को कोई भी कलर डिटेक्शन नहीं हो पाएगा, उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट हो रहा है रूम टेम्परेचर पे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अभी आप लोगों को हम बताएं कि रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास विजिबल रेडिएशन निकलना शुरू हो जाता है उससे एक ठीक ठाक इंटेंसिटी के साथ। लेकिन जब हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास बात करें तो उस समय विजिबल रेडिएशन का इंटेंसिटी बहुत हाई नहीं होता है। तो अगर इंटेंसिटी हाई बहुत नहीं है तो वैसे केस में कलर डिटेक्शन मुश्किल हो जाता है। हम लोग के रेटिना में दो चीज होता है, एक होता है रॉड्स, एक होता है कोन्स। कोन्स डिटेक्ट करता है कलर को और रॉड्स डिटेक्ट करता है ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन को। तो जब इंटेंसिटी कम हो तो उस समय कोन्स एक्टिव नहीं होता है, कोन्स काम नहीं कर पाता है, कोन्स थोड़ा कम सेंसिटिव होता है और रॉड्स ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो जब इंटेंसिटी कम होता है उस समय रॉड्स एक्टिव हो जाता है और 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको उस ब्लैक बॉडी का कलर ग्रे जैसा दिखेगा, क्योंकि सिर्फ रेटिना में रॉड्स एक्टिव हुआ है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन को डिटेक्ट कर पाता है, तो उसको वो ग्रे कलर का दिखता है एक ब्लैक बॉडी। बट जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अभी आप लोग सीखे कि इंटेंसिटी बढ़ता है और इंटेंसिटी बढ़ते के साथ हम लोग के रेटिना में जो कोन्स है वो एक्टिव हो जाता है और फिर कलर डिटेक्शन शुरू होता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको कलर डिटेक्ट होगा, क्योंकि जो रेडिएशन वो ब्लैक बॉडी इमिट कर रहा है अब वो एक विजिबल रेडिएशन में है। तो विजिबल रेडिएशन में जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको कौन सा कलर दिखाई देगा? विजिबल रेडिएशन का वो कलर जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वो है रेड कलर। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको ग्रे कलर दिखता है। ग्रे कलर क्यों दिखता है? क्योंकि हम लोग के रेटिना में रॉड्स एक्टिव हो जाता है कम इंटेंसिटी पर, जो ब्लैक एंड व्हाइट की कॉम्बिनेशन को देख पाता है, लेकिन कोन्स एक्टिव नहीं होता है। तो इसीलिए 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको क्या दिखेगा? ग्रे। आप टेम्परेचर को और जब बढ़ाएंगे तो उसका कलर डल रेड आपको दिखाई देगा, क्योंकि रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले रेड आएगा कम फ्रीक्वेंसी वाला, तो आपको डल रेड दिखाई देगा।
आप फर्दर अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो ब्राइट रेड हो जाएगा, फिर धीरे धीरे येलो होगा और लास्ट में व्हाइट होने के बाद वो ब्लूइश व्हाइट हो जाएगा। तो ये कलर का चेंज आप लोग ध्यान में रखें, डल रेड से रेड, फिर उसके बाद येलो, देन व्हाइट और फिर आखिरी में उसका कलर हो जाएगा ब्लूइश व्हाइट। ध्यान रखिएगा कि जब वो व्हाइट हो गया और उसके आगे फिर ब्लूइश व्हाइट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि अब वो ब्लैक बॉडी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को इमिट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस के पहले वो इमिट कर रहा था इंफ्रारेड, तो हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, हम लोगों को सिर्फ वो ब्लैक बॉडी दिखाई दे रहा था। 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम लोगों को ग्रे कलर दिखाई देगा ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ रॉड्स इन आवर रेटिना। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोन्स एक्टिव हो जाएगा और फिर हम लोग को कलर चेंज दिखाई देगा, डल रेड से रेड, रेड से येलो, येलो से व्हाइट और व्हाइट से ब्लूइश व्हाइट। जब वो व्हाइट के आगे बढ़ेगा कलर, इसका मतलब अब उसमें से जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला रेडिएशन है वो अल्ट्रा वायलेट निकलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो मान लीजिए ये टेम्परेचर T1 है लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो वैसे केस में आप कह सकते हैं कि ये जो हाई इंटेंसिटी वाला रीजन है ये है इंफ्रारेड। और मान लीजिए T2 जो है इट इज से फॉर एग्जांपल 700, 800, 900 डिग्री सेल्सियस, तो वैसे केस में जो ये हाई इंटेंसिटी वाला रीजन है वो हो जाएगा विजिबल। जब आप इसको और ज्यादा हीट करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, लाइक 8000, 9000 केल्विन तक चले जाएंगे, तो वैसे केस में आप लोगों को अल्ट्रा वायलेट वाला रीजन जाएगा, जिसमें सन का टेम्परेचर भी वैसा नहीं होता है। आप लोगों को सन का जो कलर दिखता है येलोइश कलर, वो इसी वजह से दिखता है बिकॉज उसमें टेम्परेचर लगभग 5000 केल्विन के आसपास, 6000 केल्विन के आसपास होता है। तो उस रेंज में हाई इंटेंसिटी तो येलो आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है तो अल्ट्रा वायलेट भी ठीक ठाक इंटेंसिटी के साथ उससे इमिट होता है। जब आप टेम्परेचर को और इंक्रीज करेंगे तो फिर वैसे केस में विजिबल और कम हो जाएगा और अल्ट्रा वायलेट इंक्रीज कर जाएगा। तो सन से जो रेडिएशन आता है उसमें विजिबल काफी रहता है क्योंकि हम लोग को येलो कलर का दिखता है वो, और कुछ हद तक उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इमिट हो रहा होता है। ठीक है, जो दूसरे प्लैनेट्स का कलर है वो भी हम लोग जैसे कोई भी प्लैनेट का कोई कलर हुआ तो उस कलर को देख करके इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग ये पता लगाते हैं कि उस प्लैनेट में टेम्परेचर लगभग कितना होगा, क्योंकि जो कलर उससे निकल रहा है उस कलर को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। इनफैक्ट कुछ इक्वेशंस भी होता है जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो उस इक्वेशन में पुट करके हम लोग पता लगा लेते हैं कि उस प्लैनेट में टेम्परेचर कितना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे सन हो या प्लैनेट हो, वो एक आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है। तो हम लोग का जो भी कैलकुलेशन होता है वो एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन होता है कि सन के कलर को देखकर या किसी प्लैनेट के कलर को देखकर हम लोग ये पता लगाएं कि उसमें टेम्परेचर कितना है इस ग्राफ से, या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस है उसमें डालकर। तो वो फुल प्रूफ आंसर नहीं है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दो प्लैनेटरी सिस्टम टू बी अ ब्लैक बॉडी, जबकि आइडियल ब्लैक बॉडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आई होप आप लोगों को ब्लैक बॉडी के बारे में एक बेसिक जानकारी हो गया होगा। बहुत डिटेल्स में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोग के सिलेबस में नहीं है उसका इक्वेशन या बहुत ज्यादा डिटेल्स में। हम लोग को सिर्फ दो चीज जानना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, एक बेसिक थ्योरी ब्लैक बॉडी कहते किसको है, और दूसरा ये ग्राफ किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो वापस एक बार जल्दी समराइज करते हैं। ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं? एक ऐसा आइडियल बॉडी जो कि रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर पाए, उसमें से कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट ना हो। जो हम लोगों को ब्लैक दिखता है वो ब्लैक बॉडी हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है इसलिए हम लोग को ब्लैक बॉडी दिख रहा है। ब्लैक बॉडी आइडियली सारे फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उससे निकलने वाला रेडिएशन रिफ्लेक्टेड रेडिएशन नहीं होता है, वो एक इमिटेड रेडिएशन होता है जो कि टेम्परेचर की वजह से निकलता है, और उसी रेडिएशन का नाम होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक बात और, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक दूसरा नाम भी होता है थर्मल रेडिएशन, क्योंकि जो भी रेडिएशन हम लोगों को ब्लैक बॉडी से मिल रहा है वो टेम्परेचर की वजह से मिल रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं?
थर्मल रेडिएशन। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इस ग्राफ को ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस जो कि उसमें से निकल रहा है, ब्लैक बॉडी से इमिट हो रहा है, वो इंक्रीज करता है, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और उसका वेवलेंथ टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ डिक्रीज करता है। अब जैसे एक आइडियल ब्लैक बॉडी सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है पहले ही बार में, वैसे ही आपको भी एक आइडियल ब्लैक बॉडी के जैसा सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार में एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। आइडियली सारे बच्चे चाहते हैं कि वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करें विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स एंड फॉर्मूलाज, कि उनको एक बार में ही वो सारा एब्जॉर्ब कर लें। लेकिन जैसे एक आइडियल ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे ही ये आइडियलाइज्ड कंडीशन कि आपको एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाए, आप एक बार में ही सब कुछ ग्रास्प कर लें और आपको सब कुछ याद हो जाए, यह संभव नहीं है। इसीलिए रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है, बिकॉज आइडियलाइज्ड कंडीशन तो ब्लैक बॉडी का भी नहीं है, हम लोग खुद के साथ क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस मोटिवेशन के साथ इस वीडियो लेक्चर को ओवर करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में वील स्टार्ट क्वांटम मॉडल, क्वांटम एटॉमिक मॉडल का शुरुआत करेंगे।